यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 31 है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर जो 31 है और यहाँ पर जो फुल लेंथ के हिसाब से देखेंगे, जो फुल टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 7वां टेस्ट होगा, ठीक है। फुल टेस्ट के हिसाब से 7वां है और ओवरऑल यहाँ पर 31 नंबर टेस्ट है। इसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 30 पेपर तक देख चुके हैं, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, है ना। इसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 1 नंबर से क्वेश्चन से कवर करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले लोचशील विनिमय दर प्रणाली के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। पहला, इसमें बोले कि एक देश की विनिमय दर केवल अन्य देश द्वारा निर्यात की मांग से प्रभावित होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, पहला सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक देश की विनिमय दर केवल विदेशी मुद्रा सट्टेबाजी से प्रभावित होती है, नहीं, ठीक है। देखो जो हमारी जो विदेश ये लोचशील विनिमय दर प्रणाली है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर ये अन्य देशों में हमारे निर्यात की मांग जो होती है उसमें विदेशी मुद्रा सट्टेबाजी आदि से प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प क्या होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक देश में विनिमय दर जो है अन्य देश के द्वारा निर्यात की गई जो विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी और दोनों से प्रभावित जो होगी वो, राइट। विदेशी मुद्रा जो होती है इसमें निर्यात के बीच कड़ी को समझने के लिए कुछ यहाँ पर प्रदेश होते हैं, जैसे यहाँ पर सरलता के लिए मान लेके भारत जैसे और संयुक्त राज्य अमेरिका है और विश्व के एकमात्र देश, उसमें निर्धारित करने के लिए कि केवल एक ही विनिमय दर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि से विदेशी वस्तुओं की खरीद लागत के रूप में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर आयात में गिरावट आएगी और विदेशी मुद्रा में मांग की कमी होगी। और विनिमय दर बढ़ने के लिए विदेशी मुद्रा की जो आपूर्ति होती है उसकी वृद्धि के लिए हमारे निर्यात की विदेशी मांग की लोच इकाई से अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि विनिमय दर में 1% की वृद्धि, ठीक है, 1% की वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग में 1% की अधिक वृद्धि होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे निर्यात जो होते हैं, ठीक है, उसमें विनिमय दर वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि होगी, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना है, आंसर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 है, हेज फंड के बारे में विचार करना है। हेज फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी अधिनियम 1992 द्वारा के तहत परिभाषित हेज फंड अपंजीकृत निजी निवेश साझेदारियां हैं जो प्रतिभूतियों में निवेश और व्यापार करते हैं। पहला क्या होगा, दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, हेज फंड म्यूचुअल फंड के समान विनिमय प्रावधान के अधीन होते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड प्रतिभूति बाजार विनियामक जो होते हैं उसके साथ पंजीकृत होते हैं और संबंधित विनियामक होते हैं उसके प्रावधानों में से जैसे कि इकाइयों और प्रतिभूति के प्रस्ताव के प्रकटीकरण रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। एनएवी की गणना के उद्देश्य से मूल्यांकन के हितों को टकराव के मुद्दे लिवरेज के अधीन हेज फंड को पंजीकृत करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये समान विनियामक प्रावधानों के अधीन नहीं होते हैं। सेकंड गलत हो जाएगा, पहले बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है यहाँ से, सरकारी प्रतिभूति जो है जी शेष जो होते हैं उसके बारे में विचार करना है। नगद प्रबंधन बिल जो होते हैं 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समानता जो राजकोष बिल होते हैं इसकी विशेषता होती है कि लेकिन इन्हें 91 दिनों से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात है, सरकारी प्रतिभूतियों के क्रेताओं को रेपो बाजार में धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर रेपो बाजार में उधार लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को उपयोग जो होता है वो संपार्श्विक रूप से किया जा सकता है, ना कि इनको बैन या प्रतिबंधित किया गया है। ये बात गलत हो जाएगी। और राज्य विकास परिषद जो होता है, राज्य विकास ऋण, इसके तहत यहाँ पर विशेष प्रतिभूतियाँ जैसे ऑयल बॉन्ड है ना, और उसके उदय बॉन्ड हो गए आदि के आकर्षक प्रतिफल प्रदान करती हैं, ठीक है। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा, 1 ओनली करेक्ट है, राइट। और यहाँ पर सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती है उनमें से एक सक्रिय द्वितीयक बाजार संचालित होता है और प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाजार में या उसके माध्यम से खरीदा या बेचा जा सकता है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 4। ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन है इकोनॉमिक के, ठीक है, आप पॉइंट लिख सकते हो इनके। इसलिए हम लोग ने जो टारगेट दिया था ना 30 दिन का, जो अभी लास्ट के 30 दिन यूपीएससी के बचे हुए हैं, उसमें क्या क्या करना है, तो उस वजह से हमने इकोनॉमिक के टारगेट आपको दे दिए हैं। ये सब टारगेट में टॉपिक थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो वहाँ से टॉपिक आप कवर कर सकते हो। बहुत अच्छे टॉपिक मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं 30 दिन के टारगेट में, और एक सब्जेक्ट का मैं टॉपिक आपको वहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। और एक बार वीडियो जरूर देखो, यूट्यूब पे है, ठीक है, यूट्यूब पे देखो, सर्च करो
कि 30 डेज प्रोग्राम यूपीएससी टेक ऐसे करके तो आपको दिखाएगा वहाँ। आगे आते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एशिया का संस्करण माना जाता है। चौथे का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा नोबेल पुरस्कार, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रमन मैग्सेसे फाउंडेशन अवार्ड के अनुसार एजुकेट गर्ल्स को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यहाँ पर इसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। राइट, और यहाँ से जो नोबेल पुरस्कार इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, चौथे का बी यहाँ से सही होगा। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन 5। एकीकृत पेंशन योजना के संबंध में विचार करना है। ये भी मैंने टॉपिक आपको टारगेट में दिया था पढ़ने के लिए। ये बोला है ये सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। पहली बात, पांचवे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा सोचो। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत होगा। ठीक है, पहली बात गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, ये बात गलत है। सेकेंड बात है, इसमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं है, ये बात गलत है, प्रावधान किया गया है। नई पेंशन योजना की तुलना में कर्मचारी अंशदान में वृद्धि की गई है। सेकेंड बात क्या है, वृद्धि नहीं की गई है। कर्मचारी के पास एकीकृत पेंशन योजना या नई पेंशन योजना किसी अन्य शामिल होने का विकल्प होगा, ये बात करेक्ट है क्योंकि कर्मचारी के पास एकीकृत पेंशन योजना या नई पेंशन योजना के में किसी एक में शामिल होने का विकल्प है, दोनों में शामिल नहीं हो सकते हो। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मौजूदा भविष्य में कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा और एक बार चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा, इंपॉर्टेंट बात है, डी करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार के लोच के संबंध में विचार करना है। ये किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति में 1% परिवर्तन होने पर रोजगार में हुए प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है। पहला, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि रोजगार की लोच आर्थिक समृद्धि में हुए 1% अंक परिवर्तन की स्थिति में रोजगार में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की एक माप होती है। जो रोजगार की लोच होती है उसे किसी अर्थव्यवस्था में अपनी समृद्धि विकास प्रक्रिया उसके प्रतिशत के रूप में अपनी आबादी के लिए रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता को दर्शाता है। पहली बात गलत है। सेकेंड, रोजगार की उच्च लोच अर्थव्यवस्था के अधिक श्रम गहन विकास को व्यक्त करती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि रोजगार की लोच जितनी अधिक होगी श्रम गहन विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और विगत वर्षों में जब भारत उच्च समृद्धि पर पथ पर अग्रसर था किंतु तब इसकी यह समृद्धि रोजगार विहीन थी। रोजगार विहीन समृद्धि का अर्थ होता है कि सकल घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि के साथ रोजगार के समान वृद्धि नहीं हुई है, इसके परिणाम स्वरूप रोजगार की लोच कम हो गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से स्थितियों पर विचार करना है जिसमें केंद्र राज्य जो सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। क्या होगा, देखो, एक तो हो जाएगा 7वें का उपयुक्त विषय में बोला कि उपयुक्त में से कितनी स्थितियों में राज्य विधानमंडल संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति खो देता है। ठीक है, किसमें शक्ति खो सकता है। देखो, एक तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा गलत लग रहा है मुझे। पहला बोला है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, है ना, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहेंगे। हालांकि राज्य विधानमंडल ऐसे कानून को निरस्त या संशोधित या पुनर्नियम कर सकता है, इसलिए पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकता है, ये अधिनियमित कर सकता है। ये बोला कौन सा ऐसा है जो शक्ति खो देता है मतलब अधिनियमित करने की, तो पहले तो नहीं होता है, होती है उसके पास। ठीक है, सेकेंड बात है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो होता है इसके दौरान राज्य विधानमंडल भी उन्हीं विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन यदि राज्य और संसद कानूनों को असंगतियों और संसद के कानून प्रभावी हों। ठीक है, सेकेंड बात भी गलत हो जाएगा। तीसरा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में विधानमंडल अनुरोध करते हो तब। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ऐसा प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य विधानमंडल के पास उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति खत्म हो जाती है, यह खो रहता है और केवल संसद यहाँ पर उस पर कानून बना सकता है। ये बात करेक्ट है। अगला, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है तो देखो, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है तो इस अवधि में राज्य विधानमंडल उसी विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन असंगति स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शक्ति होगी इसके पास, शक्ति खोएगा नहीं, है ना, बना सकेगा कानून, लेकिन ये वाला कानून नहीं बना पाएगा। आंसर क्या होगा, एक करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में विचार करना है।
कार्बन बम का शब्द किससे होगा? कार्बन बम मैंने टॉपिक किया हुआ है कहीं पर, क्वेश्चन कराए हुए हैं आपने, अगर पहले और भी क्वेश्चन किए हुए हैं तो उसमें मैंने कराया हुआ था। देखो कार्बन बम क्या होता है, इसको शोधकर्ताओं ने और द गार्डियन जैसी संगठन द्वारा तेल गैस कोयला संबंधित जो ऐसी परियोजना थी इसके रूप में परिभाषित किया गया था, जो अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन या 1 गीगाटन मान सकते हो CO2 सर्जित करेगा। विश्व भर में से लगभग 195 से करीब 400 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। यदि इन्हें उनकी पूर्ण क्षमता तक विकसित किया जाए तो वे परियोजना इतनी मात्रा में CO2 उत्सर्जित करेंगे कि वैश्विक जो टेम्परेचर होता है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन बजट से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव लिंगो जिससे पर्यावरणीय समूह इस शब्द का उपयोग करके इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए निरंतरता का विरोध करने के लिए करते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। आंसर 8वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में बचत पर आधारित चेक को वैध मुद्रा माना है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि जो भारत में बचत आधारित चेक को वैध मुद्रा माना जाता है, पहली बात गलत है क्योंकि वैध मुद्रा वह सिक्का होता है, वह सिक्का अथवा बैंक नोट है जिसे कानूनी रूप से ऋण या देयता बदले में प्रदान किया सकता है और देश के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन के निपटाने के लिए वैध मुद्राओं को अस्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, चेक बचत या चालू खातों पर आहरित किए जाते हैं, हालांकि भुगतान के तरीकों के रूप में कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार कर सकता है, इसलिए चेक को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। पहला बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए या उससे अधिक की नगद राशि प्राप्त करता है तो वह आयकर अधिनियम 1961 के तहत दंड नहीं होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश में कर चोरी अंकुश लगाने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ST के तहत किसी व्यक्ति को एक से अधिक या एक दिन में एक व्यक्ति से लेन देन के लेकर संबंध में किसी व्यक्ति को घटना के अवसर उससे संबंधित लेन देन के संबंध में 2 लाख रुपए या उससे अधिक का नगद प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है, तो यह मानदंड इलेक्ट्रॉनिक लेन देन चेक बैंक ड्राफ्ट पर लागू नहीं होगा। ओनली 1 गलत है, 2 भी गलत है, दोनों बातें गलत हैं। सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में विचार करना है। रचना और इसके यहाँ पर लेखक रचना है, देखते हैं। पहला बोला है बिल्हड़, बिल्हड़ हो जाएगा विक्रमांक देव चरित। ठीक है, ये हेमचंद हो जाएगा आपका योग शास्त्र, 12वीं शताब्दी के बीच विद्वान थे ये। ठीक है, आगे नैचंद्र सूरी हम्मीकर काव्य। ठीक है, हम्मीकर काव्य हो जाएगा आपका हम्मीकर काव्य नैनचंद्र, अच्छा यहीं पर दे रखा है चंद्र बरदाई, ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। अच्छा पूछे कौन सा सही सम्मिलित है ना, ये 2 सही सम्मिलित कर रहे हैं आमने सामने, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे 3 4। ये 2 नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं दोनों, है ना, तो इनको लिख सकते हो पॉइंट, सिर्फ 2 सामने सामने मैच कर रहे हैं, 3 4। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। हाल ही में इसरो की IRNSS 1F पर लगी परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया। इस मामले में इनमें कौन सा एक कथन एटॉमिक घड़ी के संबंध में सर्वोत्तम बात बताता है, सही बात बताता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा, देखो परमाणु जो घड़ी होती है एक अत्यधिक सटीक और अंतरिक्ष अनुकूलित समय पाने वाला एक उपकरण होता है। ये घड़ी सीजियम, रूबिडियम या हाइड्रोजन जैसे तत्वों में परमाणु ऊर्जा के स्तरों के बीच होने वाला परिवर्तन को अनुनादी या प्राकृतिक आवृत्ति की निगरानी करने के समय मापती है। ये पारंपरिक घड़ी की तरह काम करती है, लेकिन इसमें समय का आधार परमाणु की विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के बीच परिवर्तन के गुणों को आधारित होता है। ठीक है, कहा जाता है कि परमाणु घड़ियां हर 100 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड आगे पीछे होती हैं, जबकि यहाँ पर क्वार्ट्ज आधारित पारंपरिक घड़ियों में कुछ ही दिनों में सेकंड का अंतर हो जाता है। इसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष होता है और समानता एक उपग्रह के औसत का परिचालन जीवन के बराबर। करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पर विचार करना है जोड़ियों पर वायुरक्षा प्रणाली और इसके कौन कौन से देश हैं। पहला S-400 ट्रैम्प हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस हो गया। आयरन डोम आपका हो जाएगा फ्रांस, है ना, आयरन डोम फ्रांस नहीं, हाँ फ्रांस होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। आयरन डोम फ्रांस हो गया। थर्ड जो है ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ये। और पेट्रियट मिसाइल इजराइल, पेट्रियट मिसाइल क्या होगा? इजराइल। अच्छा पेट्रियट मिसाइल जो सब गलत हो गया ना, गलत मिस्टेक कर दिया मैंने। देखो पेट्रियट मिसाइल जो है ये हो जाएगा
पेट्रियट मिसाइल सतह सतह वायु करने वाला मिसाइल है। इसी से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया। किससे विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, थार्ड जो है, थार्ड जो हो जाएगी ये आपकी मल्टीपल मिसाइल होगी, छोटी तीन, ये बात सही है, कुछ डाउट लग रहा है मुझे इसमें। तीसरा थार्ड का इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये वाला थार्ड का जो संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। और S-400 वाला भी बात यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट है, रूस का था। आयरन डोम जो है इसमें डाउट है, आयरन डोम जो होगा ये आपका हो जाएगा इजराइल द्वारा विकसित किया गया था ना। अच्छा, आयरन डोम जो होगा फ्रांस ने होगा, इसे इजराइल द्वारा किया गया, ये बात गलत हो जाएगी। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये बचा आप, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया, ये भी बात गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, लिख लो पॉइंट। क्वेश्चन 13, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर 2 थे, है ना, इस वजह से डाउट हो रहा था। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से संगीतों पर रूप में विचार करने, धमार, सुलादी, टप्पा, जतिस्वरम, ठीक है। 13 इसमें बोला है कि कितने यहाँ पर कर्नाटक संगीत के रूप होते हैं। देखो कर्नाटक संगीत के यहाँ पर कितने रूप हैं वो बताना है। कर्नाटक संगीत में विभिन्न प्रकार के संगीत रूप पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ पर प्रारंभिक में अभ्यास गान, ठीक है, और प्रस्तुति में सभा गान को वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, जिसमें इनमें गीत होते हैं जैसे गीतम करती, है ना, क्या होते हैं, गीतम करती, कीर्तनम, राइट, और वर्णम, ठीक है, स्वरजाति, स्वरजाति हो गया, जातिस्वरम दे रखा है यहाँ पर, जवाली, है ना, जवाली होती है, और तिल्लाना, तिल्लाना शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन शामिल था? धमार, इसमें तो आंसर आ रहा है 13, 2 होंगे इसमें, कौन कौन से? कीर्तनम, धमार, कीर्तनम, स्वर्णम, स्वरजाति, इनमें प्राय अलापम और निर्बल जैसे शब्द होते हैं, अलापम निर्बल जैसे शब्द होते हैं। एक इसमें और होगा, कोई कौन सा होगा इसमें? गीतम, टप्पा, सुलादी कर्नाटक जो संगीति है इसका क्या होगा? एक जटिल रचना रूप है, ये भी होगा सुलादी, ठीक है। सुलादी जो है कर्नाटक संगीत का एक जटिल रूप बनाता है, जिसे अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग तालों के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। 2 और 4 करेक्ट है, तो 2 बातें सही है। क्वेश्चन 14 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में विचार करना है। ये नीदरलैंड हेग शहर में पीस के पैलेस में स्थित है। पहला 14 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ICJ संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्य रूप या मुख्य अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित है नहीं है, ठीक है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, जो पीस पैलेस में स्थित होगा। पहला सही है। सेकेंड बात है, ये न्यायालय केवल निजी व्यक्तियों, बहु जो राष्ट्रीय निगम है उसके राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करेंगे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये निजी व्यक्तियों और बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे जुड़े विवाद की सुनवाई नहीं करता। इसका क्षेत्राधिकार पूरी तरह से संप्रभु और राज्यों के बीच कानूनी विवादों तक ही सीमित होगा। जो व्यक्ति निजी या जो संस्थाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड गलत है। तीसरा, केवल वे राज्य ICJ की संविधि के पक्षकार होंगे जिसमें इसमें सक्षम मामले ला सकते हैं। केवल वे राज्य ICJ के संविधि के पक्षकार हैं, इसमें सक्षम मामले ला सकेंगे। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। सही आंसर 14 का बी। 15 क्वेश्चन 15 है, भारत अपने औपनिवेशिक पुरातत्व जो संवर्धन संदर्भ में विचार करना है। पहला बोला अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ठीक है, ये व्यक्ति किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित थे भारतीय प्राचीन स्थल में अभिलेख के अध्ययन और उत्खनन से संबंधित थे। आंसर क्या होगा? ये 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 नंबर है 16, ये भूभौत की विशेषता पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ये केरल और इसका केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, ठीक है। भारत पुझा नदी का उद्गम यहीं से होता है और कुछ जो भूवैज्ञानिक उनका तर्क था कि यहीं पर मेडागास्कर भरती प्लेट का पृथक हुआ था और ये दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करती है और आधा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान इसके मध्यम से पहाड़ों में पार करते हैं। ये परिचित निम्नलिखित में से किसकी बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा 16 का, ये बात कर रहा है पालकड्डा या पालकड दर्रा की बात कर रहा है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पालकड, पालघाट होना चाहिए ना, पालघाट दर्रा होना चाहिए यहाँ पे पालघाट दर्रा होगा, ठीक है। ये पालकड नहीं होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
मैं केवल एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपना साम्राज्य गंवा देता हूँ, ठीक है, गंवा देता। ये कथन निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित था शेरशाह सूरी से, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है विनियमित करता है गैर वित्तीय जो कंपनी होती है, एनबीएफसी, ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती है, जो ऋण अग्रिम सरकार द्वारा किए गए शेयर, डिवेंचर, प्रतिभूति उसमें अधिग्रहण में संलग्न होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इसमें आरबीआई के तहत नहीं होती, मतलब इसके तहत रिजर्व बैंक के तहत नहीं होती है, जिसमें से जोखिम पूंजी निधि इसमें नहीं होगी, निधि कंपनी भी नहीं होगी, और मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां ये भी नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर जो कि आवास वित्त कंपनियां है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। चौथी बात यहाँ से इसकी सही है, बाकी सब गलत, क्योंकि यहाँ पर निधि कंपनियां केंद्रीय कॉर्पोरेट के तहत यहाँ पर काम करती है, ठीक है। और चौथी बात करेक्ट है, ठीक है। और तीसरा, दूसरा, एक और तीन में भी गलत होगा, क्योंकि मर्चेंट बैंकर और वेंचर कैपिटल कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा होती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर 4 बात करेक्ट होगी, चौथी वाली। क्वेश्चन 19 उत्तर पश्चिम यूरोप के क्षेत्र न्यूजीलैंड और कनाडा के प्रमुख क्षेत्र के रूप में है कौन? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर, ये डेयरी फार्मिंग क्षेत्र। इसका सही आंसर डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार होता है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, और पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडारण, दूध उत्पादन का संयंत्र, वो सब की भी आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक तो सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र यूरोप में है, ठीक है, दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में। आंसर डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 है, जिनेवा कन्वेंशन के बारे में विचार करना है। जिनेवा कन्वेंशन को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को द्वारा अनुमोदित किया गया है। 20वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल को क्रमशः 174, 169 और 79 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया होगा, है ना। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, पहली वाली, ठीक है। आगे आते हैं, सेकेंड बात, ये कन्वेंशन गैर लड़ाकों और युद्धबंदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये कन्वेंशन किसी भी चल रहे युद्ध प्रभावित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत नैतिक और कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों में संहिताबद्ध करते हैं। लेकिन इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य गैर बंधु जो लड़ाकों युद्धबंदी है उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार पर होगा, न कि पारंपरिक जीवन की जो रासायनिक हथियार है उसका उपयोग पर। सिर्फ यहाँ पर दूसरा करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट होगा 20 का। 21 नंबर है, भारत में या भारत के 16वें वित्त आयोग के बारे में विचार करना है, जो उनके राज्यों के साथ यहाँ पर संघ और राज्य की जो साझा करने वाले दिए गए हस्तांतरण रूप में जनसांख्यिकी प्रदर्शन को कितने भारांश दिए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं फिर से, भारत के जो 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के साथ संघ के कर राजस्व को साझा करने के लिए हस्तांतरण सूत्र जनसांख्यिकी प्रदर्शन को कितने प्रतिशत भारांश दिया गया है। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर 10% यहाँ पर भारांश दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं, डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है ये 10% होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 है, 22 नंबर है, लॉरेंसियन तुल्य जलवायु के बारे में विचार करना है। इसमें कौन सी बात गलत है। देखो, शीत समशीतोष्ण कटिबंधीय पूर्वी सीमांत ये लॉरेंसियन जिसको बोलते हैं जलवायु, ठीक है, ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु और साइबेरियन तुल्य जो जलवायु है उसके बीच मध्यवर्ती प्रकार की जलवायु होती है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही, इसमें समुद्री विशेषताओं की दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, पहला सही है। सेकेंड बात है, दूसरा है ये ठंडी और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु भी पाई जाती है, सेकेंड बात भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, सेकेंड बात भी सही है, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, ग्रीष्म ऋतु में अपर्याप्त वर्षा और शुष्क शीत ऋतु के कारण यहाँ वृक्षों की वृद्धि सीमित है, ये बात गलत है यहाँ से, ठीक है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसमें भारी वर्षा होती है ना, बोला पर्याप्त वर्षा नहीं, भारी वर्षा होती है। उष्ण ग्रीष्म और कोहरे के कारण नम वृक्षों की वृद्धि में जो वृक्ष होते हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि होती है, वृद्धि सीमित नहीं है, गलत होगा। तो गलत पूछा है, डी आंसर होगा 22 का 22 का। 23 नंबर है, 23 नंबर, बड़ी बिल्ली प्रजाति के बारे में विचार करना है। बड़ी बिल्ली दहाड़ने की क्षमता एक विशेष हाइड है उसकी संरचना जुड़ी होती है जो पूरी तरह से इसमें अस्थिकृत नहीं होती है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड, पैंथेरा वंश से संबंधित सभी प्रजातियां वास्तव में दहाड़ने के सक्षम होती हैं, सेकंड बात गलत है, क्योंकि जो पैंथेरा वंश में दहाड़ने वाली प्रजातियां शेर, बाघ, जगुआर, तेंदुआ शामिल होता है, लेकिन स्नो लेपर्ड जो होता है इस वंश से ऐसा सदस्य नहीं होता है जो दहाड़ सकता होगा, क्योंकि इसकी हाइट जो हाइड हड्डी है कठोर अत्यधिक है और
इसमें लोचदार सेगमेंट का भाव होता है, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, यद्यपि चीता को प्राय बड़ी बिल्लियों में समूह में रखा जाता है किंतु वह दहाड़ने में असमर्थ है और इसके स्थान पर चहचहाने जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही होगा। आंसर क्या होगा? 23 का 1 और 3 बात करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, 24 नंबर। बोम्बे नेको नॉर्थ डोम जो गोल्किनीस है उसके बारे में विचार करना, कौन सा क्या बात बता रहा है इसके बारे में। ये देखो 24 में ये बोला है कि बॉम्बे नंको नॉर्थ डोम और ग्लिनीस है, ये क्या है? ये हैं कुछ गैस के कुछ यहाँ पर बृहत्तम फील्ड वाले क्षेत्र होंगे। 24 का ए यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो बोवेनेंको है ये रूस है ना, और साउथ जो योलोटन है ये गिलकिनिस जो हो जाएगा ये तुर्कमेनिस्तान, राइट। और जो साउथ पार्ट्स नॉर्थ डोम फारसी खाड़ी ईरान कतर इससे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बृहत्तम यहाँ पर क्षेत्र माने जाते हैं किसके? ये गैस फील्ड के क्षेत्र में आते हैं। ये यहाँ से करेक्ट होगा 24 का। 25 नंबर है, 25 नंबर। भारत में हाल ही में शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में विचार करना है। ये एक एकीकृत घरेलू ढांचे के तहत अनुपादन आधारित और स्वैच्छिक प्रकार दोनों प्रकार के कर्म बाजारों को प्रदान करती है। 25वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस योजना के तहत कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए माध्यम से प्राप्त की गई उत्सर्जन कटौती के लिए ही जारी किए जाएंगे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी किए जाते हैं। तीसरा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। चौथा, ऐसी संस्थाएं जो उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहती है उन्हें बाजारों से कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होती है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। 1, 3, 4 से करेक्ट आंसर ये यहाँ पे आंसर होगा। 26 से आयात की सीमांत प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से आयात में परिवर्तित के रूप में वर्णित किया जाता है जो निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित से प्रेरित होगा? आंसर हो जाएगा 26 का सी, प्रयोज्य आय। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा 26 का। ठीक है, आयात की सीमांत जो प्रवृत्ति होती है प्रयोज्य आय की प्रत्येक इकाई में वृद्धि, ये गिरावट के साथ आयात में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 27 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल वायसराय को आपातकाल के दौरान जब विधानमंडल परिषद सत्र में नहीं होती है तो आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? किसमें? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 28 आया यहाँ से। इसमें बोले हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए रीसेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रीसेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा खिलाड़ियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी करियर के अपने परिवर्तन को सशक्तिकरण को सुगम बनाए रखना। 28 का सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसकी पात्रता मानदंड थी कुछ कि 20 से 50 वर्ष क्या होगी सेवानिवृत्त एथलीट यहाँ पर थे, इनको लेकर के यहाँ पर बताया गया था। आगे आते क्वेश्चन 29, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के संबंध में विचार करना है। इसे IMF द्वारा विश्व बैंक भर में बैंकों के बीच वित्तीय लेन देन निष्पादन संबंधित जो सेवाएं थी उसको प्रदान करने के लिए संचालित किया गया था। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि जो स्विफ्ट है SWIFT बेल्जियम स्थित है। ये 11 औद्योगिक जो देश हैं, ठीक है, उसमें बेल्जियम के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UK, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंकों द्वारा संरक्षण में है। पहली बात इसलिए गलत हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड बात है कि ये केवल बैंकों को ही स्विफ्ट का सदस्य बनने की अनुमति देते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्विफ्ट के अंतर्गत बैंक, ब्रोकर, डील, निवेशक ये सब भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं उपयोगकर्ताओं के रूप में। तो क्या हो जाएगी? ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत हैं। स्विफ्ट नेटवर्क खातों को प्रबंधन करता है और बैंकों की ओर से निधि रखेगा। ये बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि जो स्विफ्ट होता है केवल संदेशों का वाहक है, ना तो ये निधि रखेगा और न ही ग्राहकों की ओर से खातों का प्रबंधन करेगा, न ही यहाँ पर वित्तीय जानकारी को निरंतर आधार संग्रहित करता है। तो ये बात गलत है। तीनों बातें गलत हैं। आंसर 29 का D 1, 2, 3 कोई यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन 30 है, 1978 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में विचार करना है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए लागू किया गया था। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। अमृत बाजार पत्रिका इस अधिनियम के तहत जब्त किया जाने वाला पहला समाचार पत्र था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि हम इस अधिनियम विशेष रूप से अमृत बाजार पत्रिका को लक्षित करने के लिए बनाया गया था, जो उस समय बंगाली और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य उसके खिलाफ
त्वरित कार्रवाई करना और लेकिन अधिनियम पारित होने के अगले दिन ही अधिकारियों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पत्रकार ने उन्हें मात दे दी है और संपादकों ने रातों रात इसे पूरी तरह से अंग्रेजी में समाचार में बदल दिया है। ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। 30 बनाते हैं। अग्नि चट्टानों के संबंध में विचार करना है। बेसाल्ट चट्टानें बेसाल्ट समानता ग्रेनाइट से अधिक सघन होती है, पहली बात। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, बेसाल्ट एक बाह्य अग्नि चट्टान है जबकि यहाँ पर ग्रेनाइट एक आंतरिक अग्नि चट्टान होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ग्रेनाइट चट्टान बेसाल्ट की तुलना में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है, 1, 2 और 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, डी। 32 नंबर क्वेश्चन है 32। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला सोनू बुए का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, सोनू बुए का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है, सोनू बाई क्या है, ये सोनू बुए या सोनू बाई कहीं लिखा है। इसको छोटे एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर होता है जिससे यहाँ पर विमान, हेलीकॉप्टर, जहाजों जल पर तैनात किया था, यानी इसका उपयोग जल के नीचे पनडुब्बियों में पता लगाने के लिए कि कहाँ पर है उन्हें ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन के बारे में विचार करना है। इसका टॉपिक मैंने दिया हुआ टेलीग्राम पे पढ़ने के लिए, डेली टारगेट में पढ़ना है आपको टॉपिक इसके और डीप आके। इसमें बोला है क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में विचार करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों तक ऑन डिमांड पहुंच के सक्षम बनाती है, जिसमें यहाँ पर उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गूगल क्लाउड और टेक टारगेट के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधन जो होती है जैसे सर्वर, स्टोरेज, उसकी डिमांड तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एक उप समूह जो प्रणालियों के बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग डेटा पैटर्न खींचने में सक्षम बनाती है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए हमेशा क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की सूचना आवश्यक होती है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को हमेशा क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्थानीय एज डिवाइस या मोबाइल उपकरणों को भी काम कर सकेंगे, तीसरा गलत। चौथा, सभी मशीन लर्निंग मॉडल पूर्व निर्धारित जो नियम है उसके आधार पर आधारित होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर आधारित होंगे और अनुभव के साथ उसमें सुधार नहीं होता है। चौथी बात गलत है, क्योंकि जो MDPI है, MDPI के अनुसार मशीन लर्निंग अनुभव मॉडल जो डेटा है उसको सीखने सुधार करने के लिए बनाया था, ना कि केवल पुनर्निर्धारित नियमों को प्रदान करने के लिए। चौथी बात गलत है, चौथा गलत है, तीसरा गलत है, पहला सही था, दूसरा सही था, दो बातें करेक्ट है, एक और दो। आगे आते हैं क्वेश्चन 34। WTO के सब्सिडी बॉक्स के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है व्यापार को विकृत करने वाला माने जाने वाले सभी घरेलू सहायता उपाय एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, विशेष और विभेदक व्यवहार बॉक्स सब्सिडी विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में दी जा सकेगी। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष और विभेदक जो व्यवहार हैं बॉक्स, ठीक है, इसमें निवेश संबंधी सब्सिडी शामिल होती है, जैसे कि ट्रैक्टर और पंप सेट, साथ ही किसानों को दी जाने वाली कृषि इनपुट सेवाएं जैसे उर्वरक आदि भी इसमें उपयोग में शामिल होंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, ओनली 1 सही है। 35 है 35 नंबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत की गई पहलों के संबंध में विचार करना है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, जो वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन प्रवृत्तियों और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तरों के बीच अंतर का आकलन करती है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी जो होता है, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करता है। सेकेंड बात गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट न्यूट्रल जो नाउ है पहल UNECC का सचिवालय होगा, यहाँ पर UNEP नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है इसकी, राइट। तो पहली बात गलत होगी, यहाँ पर UNEP की बात कर रहा है, लेकिन UNEP नहीं होगा, उसके अंतर्गत क्या होगा? UNFCCC। ठीक है, तो सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो होता है, ये वैश्विक पर्यावरण की स्थिति और नीतिगत प्रक्रियाओं के समय समय पर आकलन प्रदान करती है। तीसरी बात गलत है, सॉरी तीसरी बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो है ये UNEP की प्रमुख आकलन रिपोर्ट है, सही बात है। 1 और 3 सही है, सेकेंड बात गलत थी यहाँ से। 36 है, भारतीय संविधान द्वारा ग्रहण की गई विशेषताओं के बारे में विचार करना है। आपातकालीन उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए गए हैं। 36 का पहला करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों के पद को हटा जाने की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, न कि आयरलैंड। तीसरा है प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कंपनी, जो आदर्श यहाँ पर फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किए गए। तीसरी बात गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किए गए थे, परंतु न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्शों को सोवियत संघ रूस के द्वारा ग्रहण किया गया था। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। बी क्या पूछा इसमें? पूछा है कौन सा गलत है ना, तो बी 2-3। आगे आते क्वेश्चन 36 हो गया, 37, 37। इसमें बोला वैश्विक शिपिंग जो क्षेत्रक है उसकी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन करने को लेकर के विचार करने उपाय के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अनिवार्य ऊर्जा दक्षता उपाय को अपनाया, जैसे कि मौजूदा जहाजों के लिए ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, कार्बन तीव्रता संकेतक। पहली बात क्या होगी? 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है तरलीकृत प्राकृतिक गैस को शिपिंग के लिए लगभग शून्य उत्सर्जन क्षमता माना गया है, शून्य उत्सर्जन क्षमता ईंधन माना गया है, क्योंकि ये दहन के दौरान ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, हालांकि ये पारंपरिक भारी ईंधन तेल की तुलना में कम CO2 उत्पन्न करता है, और फिर भी ये कुछ मात्रा में CO2 उत्पन्न करेगा और आमतौर पर मीथेन का रिसाव करता है। इसका अर्थ होता है कि ये लगभग शून्य उत्सर्जन वाला ईंधन नहीं है। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा, पहला सही था, दूसरा गलत था। तीसरा, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन को शिपिंग के लिए वैकल्पिक ईंधनों के रूप में अपनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें उपयोग बिंदु पर कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने की क्षमता होती है। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा है कार्बन जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उत्सर्जन के मामले में वर्तमान में पेरिस समझौते के तहत देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरी तरह से शामिल किया गया है। चौथी बात गलत है। आंसर क्या होगा? चौथा गलत है और दूसरा गलत है। ठीक है, क्या पूछा है? सही पूछा है, तो 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 38 है रबर की रोपड़ कृषि के बारे में विचार करना है। दैनिक वर्षा के साथ 5 से 6 घंटे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, अच्छी जल निकासी वाली छिद्रयुक्त मध्यम अम्लीय मृदा, 10 से 15 सेंटीग्रेड के मध्य तापमान। 3 बातें यहाँ पर दे रखी है, 3 बातें दे रखी है। इनमें से बोला है कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनना है कि कौन सी यहाँ पर रोपड़ कृषि के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। आंसर हो जाएगा 38 का। एक तो यहाँ पर पहली वाली है, ठीक है, 5 से 6 घंटे सूर्य का प्रकाश और अच्छी जल निकासी वाली छिद्रयुक्त मध्यम अम्लीय मृदा, 10 से 15 डिग्री मध्य तापमान। ये बात गलत है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है ये गलत दे रहा है, क्योंकि तापमान 25 से 30 डिग्री होता है। ठीक है, 1-2 सब करेक्ट होगा। आंसर बी 38 का। 39 39 और रोपड़ जो कृषि होती है उसके लिए जून के जुलाई से सर्वाधिक मौसम उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन 39 है 39। पूंजी खाता के अंतर्गत RBI की पूर्व अनुमति के बिना भारतीय निवासियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेन-देन कठोरता से प्रतिबंधित है या प्रतिबंधित है? आंसर हो जाएगा 39 का, ये प्रतिबंधित है। तो देखो, एक तो पहली बात यहाँ से ये बोला है कि एक व्यक्ति के 10 मिलियन पाउंड मूल्य के यहाँ पर एक संपत्ति खरीदना चाहता है, राइट। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो है कि 39 की ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है कोई व्यक्ति जर्मनी से उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण आयात करना चाहता है। सेकेंड बात गलत। सेकेंड बात क्या है? ये यहाँ पर पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। यात्राएं, सेवा, परिवहन है ना, ये सब यहाँ पर जो बीमा है ना यहाँ पर शामिल की गई, न कि सरकारी मदद। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। तीसरा, कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी के शेयर उधारीकृत प्रेषण योजना से सीमा से अधिक खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, सही बात है। आगे चौथी बात है कोई व्यक्ति अपना मासिक वेतन फ्रांस से अपने परिवार को भेजना चाहता है। सेम बात ये हो गई, ये सेम बात इसी की हो गई। कौन सी? उपकरण निर्यात करेगा, ये भी यहाँ पर सही बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 और 4 इससे गलत होगा, 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 40। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित चुनाव याचिका के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव प्रक्रिया की सुनवाई भारत के उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों पीठ द्वारा किया जाता है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, उपराष्ट्रपति चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली यहाँ पर चुनाव याचिका परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 41। भारतीय विधिक
परिषद के बारे में विचार करना है। यह भारतीय विधिक परिषद जो विधिक परिषद है अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय होगा। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय विधिक परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। सेकंड बात है, भारत के मानवादी बीसीआई के पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 3 का नहीं होता है। ओनली 1 करेक्ट है, 1 मतलब करने का। 3 में से एक बात करेक्ट है, कौन सी, 2 नंबर की। आगे क्वेश्चन 42, भारतीय भू आकृति के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं इसको कौन सा गलत है। भारतीय भू आकृति के संबंध में ना, तो देखते हैं इसमें जो गलत हो जाएगा, भारतीय भू आकृति के बारे में जो गलत होगा वो आपको हो जाएगा मोलेसिस बेसिन सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये बात गलत है 42 की। ठीक है, ये बात क्या होगी, मतलब सही नहीं है जो, ये बात बी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि हम पर मिजोरस जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है और ये मृदुल असंगठित चट्टानों से बना होता है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश में स्थित है, मिजोरम के दक्षिण में। ठीक है, न कि सतपुड़ा पहाड़ी में दक्षिण में। गलत हो जाएगा, गलत पूछा है, कौन सही नहीं है, तो बी 42 का करेक्ट आंसर होगा। 43 आते हैं, भारत में नागरिक विद्रोह के संबंध में विचार करना है, कौन सा विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारों के विरुद्ध नहीं था। जमींदारों के विरुद्ध जो नहीं था, आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से पाइका विद्रोह क्या था, पाइका विद्रोह यहाँ से जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, राइट। पोलीगर विद्रोह, जो पोलीगर विद्रोह 1799 और गडकरी विद्रोह है ना, ये है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, इनमें से कोई भी विद्रोह नागरिक जमींदार विद्रोह के विरुद्ध नहीं था। तीनों विद्रोह थे नागरिक जो विद्रोह के विरुद्ध नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 44 है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में विचार करना है, लक्ष्य नियम 2025 के संबंध में। पहला बोला है, ये नियम निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन तीव्रता में कमी हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। पहली बात क्या होगी, 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये नियम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS ढांचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक घरेलू कार्बन बाजार संचालित करना। सेकंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। तीसरा है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग नियमों के तहत उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रमाण जारी करने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि देखते हैं क्यों गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट सत्यापन जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि यहाँ पर CERC है ना। ये गलत हो जाएगा तीसरा। दूसरा क्या होगा, दूसरा करेक्ट है। पहला भी आपका सही होगा, 2 बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 45, अशोक के शिला अभिलेख के बारे में विचार करना है। अशोक के अभिलेख केवल प्राकृत भाषा में मिले थे, केवल इसको क्या कर सकता है, केवल स्टेटमेंट इसको गलत कर सकता है, क्योंकि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में पाए गए अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में भी थे। तो केवल ने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि के थे, देखे गए थे, हालांकि उत्तर पश्चिम में कुछ क्षेत्र शिलालेख खरोष्टी लिपि में देखे गए थे। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है। एक बात आपको ध्यान से सुनना है, अभी UPSC एग्जाम लोग देने जाएंगे है ना, उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं केवल वाले। ठीक है, तो केवल वाले सब गलत नहीं करके आना है, केवल जहाँ लिखा है सब गलत कर दो आंख बंद करके, नहीं, केवल लिखा है तो वहाँ पर आपको रुक के सोचना है क्या ये बात सही थी। जैसे कि मान लो यहाँ पर केवल बात थी कि अशोक के केवल प्राकृत भाषा में, तो मुझे पता नहीं कि केवल प्राकृत भाषा में नहीं थे, है ना, तो आप यहाँ से सही कर सकते हो, लेकिन केवल का मतलब ये नहीं था कि गलत है, राइट। लेकिन हो सकता है आपको वहाँ पर एक हिंट देता रुकने के लिए, रुक के सोचो तो क्या होगा, आप अगर पढ़ा होगा तो कर पाओगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 46 है, बहुत लोग क्या कहते हैं, जो UPSC मतलब इसका बहुत सारा वीडियो बनाया कि कैसे पेपर पास करें, कैसे तुक्के लगाएं, है ना, उन सबसे बहुत दूर रहो। क्या कहते हैं, जहाँ पे केवल लिखा उनको गलत मार दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे आते हैं 46 नंबर, भारत के प्रवासी नागरिक के संबंध में विचार करना। एक बात और बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर जो चल रहे हैं कि मैराथन क्लासेस चल रहे हैं ना, मैराथन है ये, 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे चल रहा है, उससे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो सब छोड़ दो, बुक से, नोट से, चीज़ों को। मैं भी नहीं कहता हूँ कि मेरा 6-6 घंटे का पढ़ो, मैं तो 6 घंटे का कुछ लेके भी नहीं आता हूँ। मैं तो जो पेपर यहाँ पे है वो पेपर आप लोग नहीं परचेस कर सकते, तो वो पेपर कराता हूँ मैं, ना कि लोगों को पागल बना रहा हूँ कि तुम 6-6 घंटे क्लास करो यहाँ से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
मैं सिर्फ आपको ये भी नहीं कर रहा हूँ, आपको डेली टारगेट सुबह देता हूँ, है ना, उसमें आपको टॉपिक निकाल देता हूँ। वो टॉपिक अगर पढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर हो जाए, है ना, कुछ हो सकता है कि आपका भला हो जाए उससे, टॉपिक अगर अच्छे से रीड करो। लेकिन यहाँ पर मैराथन में अगर 500 क्वेश्चन किए, वहाँ से अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो उसी में डाउट में घूमूंगा कि इसमें ये था कि वो था, नहीं कर पाऊँ। लेकिन यहाँ से अगर 10 टॉपिक में भी अगर आपने 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ इन सबसे बचो, ठीक है, भ्रामक चीज़ों से बचो, राइट। आगे आते हैं कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग, क्वेश्चन में कौन से थे हम लोग को 45 करना था ना, हाँ 45 करना था, 45 हो गया था, हाँ 45 हो गया था। 46 आते हैं। 46 से भारत के प्रवासी नागरिक के बारे में विचार करना है। ओसीआई कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान वाली जो संपत्तियां नहीं खरीद सकते हैं। पहली बात, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, एकदम सही बात है। दूसरी बात है, भारत के जो प्रवासी नागरिक हैं ओसीआई, ये पद्म पुरस्कारों के नामांकन के पात्र नहीं होते हैं। होते हैं पद्म के जो हकदार होते हैं, है ना, ये गलत हो जाएगा सेकंड बात, क्योंकि बोला है वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होता है वह पद्म पुरस्कार के लिए पात्र होगा। 1954 में 1954 में अपनी शुरुआती से ही विदेशियों अनिवासी जो एनआरआईस थे, भारत के प्रवासियों नागरिकों के लिए भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उसको पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। आंसर क्या होगा, सेकंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 47 है, भारत में निम्नलिखित में से संगठनों निकायों पर विचार करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वेतन आयोग, केंद्रीय इन्वेस्टमेंट ब्यूरो, भारतीय विधि आयोग। 4 बातें, इनमें से कितने सांविधिक निकाय होंगे, संवैधानिक निकाय होंगे। आंसर हो जाएगा केवल एक यहाँ पर संवैधानिक निकाय है, कौन सा, सोचो आप। आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा, सांविधिक निकाय में से कौन सा है, इनमें से कौन सा सांविधिक निकाय है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो में नहीं होना चाहिए, दैनिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, केंद्रीय वेतन आयोग है ना, केंद्रीय जो वेतन आयोग है इसमें दे रखा है, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर, केंद्रीय वेतन आयोग प्रतिस्पर्धा आयोग होगा, केंद्रीय जो वेतन आयोग है ना ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय वेतन जो आयोग है ये क्या होगा, ये एक गैर संवैधानिक निकाय होगा। यहाँ पे क्या पूछा, संवैधानिक निकाय पूछा, तो गैर संवैधानिक निकाय कौन सा, वेतन आयोग, बाकी सब सही है। केंद्रीय यहाँ पर वो लिखा होना चाहिए था, केंद्रीय वेतन आयोग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक यहाँ से बात करेक्ट है। क्वेश्चन 48 है, सीसा प्रदूषण के बारे में विचार करना है। प्रयुक्त लेड एसिड बैटरियों का औपचारिक पुनर्चक्रण, ठीक है, और पर्यावरण में सीसा प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत में से एक माना जाता है। पहला क्या होगा, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड बात है, पिस्टन इंजन वाले विमानों में उपयोग होने वाला एविएशन गैसोलीन सीसा उत्सर्जन का ही स्रोत हो सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। पेंसिल में उपयोग होने वाला पदार्थ मनुष्य में तत्वीय सीमा के संपर्क में रहने के स्रोत को हो सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक पेंसिल जो लेड होता है उसमें सीसा तत्व नहीं होता है, ठीक है। पेंसिल में मौजूद लेड असल में ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप होता है और यहाँ पर चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है, और ये एक नाम ऐतिहासिक भ्रम का एक कारण बताता है ना, तो गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा, सीसा और जस्ता जैसे अयस्कों का खनन, गलन और परिष्करण वायु और मिट्टी का सीसा छोड़ सकता है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 का 1, 2, 4 मतलब ए। क्वेश्चन 49 है, 49 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में देखा गया फ्रॉड प्रो लिखा होगा ना, फ्रॉड प्रो के बारे में विचार करना है। इंग्लिश में समझ आ रहा है, हिंदी में पढ़ने में थोड़ा डाउट हो रहा है। तो क्या होगा फ्रॉड प्रो के बारे में, देखो ये क्या है, न्यूज़ में देखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखा गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स होता है, CDOT, इसको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में फ्रॉड प्रो को एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त की गई थी। बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित धोखाधड़ी पहचान है, तो एक प्लेटफॉर्म होगा, इसका उद्देश्य पहचान आधारित धोखाधड़ी को दूर करने के लिए किया जाएगा। आंसर 49 का भी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 है, पारंपरिक खिलौने और यहाँ पर कौन से राज्य में है वो बताना है। पहला कोडापल्ली खिलौना आंध्र प्रदेश, ठीक है। चन्नापट्टना खिलौना कर्नाटका, गुजरात नहीं होगा। गलर पुतुल आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, करेक्ट है। ठिंगड़ा ढिंगला ये हो जाएगा आपका
गलत है भी, तेलंगाना नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होगा। आंसर क्या होगा? 3 और 1 और 3 करेक्ट है ना, 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2। 51 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, भाग 9 और मूल कर्तव्य। इन्हें से बोला भारतीय संविधान के उपयुक्त में से कितने खंड में स्पष्ट रूप से बंधुत्व या समान रूप से भ्रातृत्व की भावना का शब्द उल्लेख किया गया है? आंसर जाएगा इसमें किए गए किसमें किसमें। देखो, एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उद्देशिका में, राइट। और उसके बाद यहाँ से मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। 1 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 ए में वर्णित किया गया, ठीक है, याद रखना है। आंसर 1 और 4 करेक्ट है, 2 बातें सही है 51 का। 52 है 52 नंबर, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए जाने वाले जीवों के संबंध में विचार करना है। पहला, पटलक जो होते हैं ऐसे जीव होते हैं जो वायुचल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, प्लूस्टन स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव हैं जो आंशिक रूप से जलमग्न और आंशिक रूप से जल की सतह के ऊपर रहते हैं। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, तरणक नेक्स्टन वे जीव होते हैं जो जल निकाय के तल में चिपके हुए और उससे निकट होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तरणक जो होते हैं ये सक्रिय रूप से तैरने वाले जीव होते हैं जो जल के स्तंभ के भीतर जल की धाराओं की गति होकर बहते हैं। और ये कथन जो है कि वे तरल से चिपके होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथा, नितलक जो होते हैं ये बेथिन जीव जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तलछटे और सौदों में रहते हैं। चौथी बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1, 2, 4 सही है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोगों ने 52 क्वेश्चन किए, 52 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बचे क्वेश्चन है 53 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे कल, राइट। एंड करते हैं इसको। और बाकी यहाँ पर हम लोग अभी आज और करेंगे जो फॉर्म एस का टेस्ट नंबर करीब 41 नंबर है, वो भी हम लोग आज यहाँ पर सब्जेक्ट वाला टेस्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो PT65 का एक पार्ट बचा हुआ है वो भी हम लोग आज खत्म कर दें। तो PT65 का अपडेटेड मैगजीन जो पार्ट 1 है, अपडेटेड पार्ट 1 दिसंबर जनवरी की है, वो पूरी खत्म हो जाएगी। और अभी फरवरी मार्च की भी आने वाली है, तो हम लोग उसको भी पार्ट 2 वाली को MCQs कवर करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में इतना नहीं पढ़ सकते कि तो उसको हम लोग MCQs फॉर्म में कवर करेंगे, राइट। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और यहाँ से अभी जो इंडिया बुक आई है ना, भारत की जो बुक आई, उसमें यहाँ पर हम लोग कुछ 100 क्वेश्चन करीब निकाल के टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। 100 या 150 जो भी होगा मैं बताऊँगा आपको। एंड करते हैं इसको।